जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एजो स्पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम यादविंद्र यादव। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबर के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यूज बच्चों होगा, हम अपने पहले एमसीक्यूज की ओर बढ़ेंगे। पूछा गया है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 1483 में फरगना में बच्चों इसका जन्म हुआ था। फरगना में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये फरगना का ही साम्राज्य बन गया था। हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर ने किस स्थान पर अपनी पहली जीत दर्ज की थी? तो दोस्तों इसने सबसे पहले फरगना को ही जीता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये फरगना की गद्दी में दोस्तों कब बैठा, तो ये 8 जून 1494 में फरगना का शासक बन गया था। 8 जून 1494 में दोस्तों ये फरगना का शासक बन गया था। जब ये फरगना का शासक बना तो इसकी उम्र बच्चों 11 साल की थी, यानी कि ये 11 वर्ष का था जब ये फरगना का शासक बना। 1494 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? बाबर ने बच्चों 5 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जब लास्ट बार 5वीं बार जब इसने आक्रमण किया, कब? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसने जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक रहा है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। इब्राहिम लोधी से दोस्तों पहला प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, या फिर लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। और एक प्रश्न बहुत खास ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला राजा था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। बाबर ने इसको वहीं युद्ध भूमि में ही मार दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? तो मैंने आपको अभी बताया, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद दोस्तों युद्ध की चर्चा अगर की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा। बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इस तरीके से बाबर ने 4 युद्ध भारत में लड़े थे। पहला युद्ध उसने 1526 में, फिर 1527 में, फिर 1528 में, फिर 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा। इन युद्धों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध, और इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, बाबर की माता का नाम आपको बताना है कि क्या है। बाबर की माता का नाम दोस्तों बताना है तुगलुक निगार खानम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाबर की माता का नाम था तुगलुक निगार खानम। दोस्तों बाबर की माता का नाम क्या था? तुगलुक निगार खानम बाबर की माता का नाम था। चलिए इसके बाद बताइए, बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। उनमें से एक था हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। ये 4 पुत्र बच्चों बाबर के थे, जिनमें से सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था हुमायूं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब बाबर की डेथ हो गई 1530 ईस्वी में, बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ होने के बाद में जो बाबर का उत्तराधिकारी बना था वो बाबर का बड़ा बेटा बना था, यानी कि हुमायूं बना था। बाबर की डेथ होने के बाद में कौन बना? हुमायूं बना था, शासक सम्राट बना था। और हुमायूं ने अपने साम्राज्य को इन तीनों भाइयों के बीच में बांट दिया था। सभी को अलग अलग राज्यों का सूबेदार बना दिया था। अस्करी को अलग बना दिया था, हिंदाल को अलग और कामरान को अलग। और ये भारत का जो सुल्तान बन गया था वो बन गया था हुमायूं। ये बड़ा बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? दोस्तों बाबर ने अपनी बायोग्राफी भी लिखी थी, अपनी आत्मकथा को भी लिखा था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा के नाम से। बाबरनामा के नाम से बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी? बाबरनामा के नाम से लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाबर को किसने सफल बनाया था? दोस्तों बाबर को किसने सफल बनाया था आपसे पूछा गया है। तो बाबर का मित्र था और बाबर की ही सेना में सेनापति था ख्वाजा कलान। इसने बाबर को युद्ध नीति के बारे में दोस्तों सिखाया था, है ना? वॉर नीति के बारे में इसको सिखाया था।
वॉर के बारे में इसने सारी जानकारी दी थी और बाबर को एक अच्छा निपुण योद्धा बनाया था किसने? ख्वाजा कलान ने। बाबर को धनुष सिखाया, बाबर को तोप चलाना सिखाया और युद्ध में किस तरीके से लड़ा जाता है। और बाबर की युद्ध नीति में से सबसे जो प्रभावित जो हिस्सा रहा था, वो था उसका कि वो चारों एक किसी सेना को 3 तरफ से घेर लेता था। सेना को 3 तरफ से घेर लेता था। इसके बाद अभी हम इसकी चर्चा भी करेंगे। सेना को 3 तरफ से घेरने के बाद में वो फिर तीनों तरफ से बाण चलाता था और सेना को जल्दी मार देता था। इसीलिए बाबर की युद्ध नीति जो थी ना, वो ज़्यादा बेटर है, अच्छी युद्ध नीति थी। तोगलमा नीति का ये इस्तेमाल करता था। चलिए, 10वां देखिएगा कि बाबर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आपको दोस्तों बाबर की विशेषता बतानी है। तो बाबर की विशेषता ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, इसकी सैन्य शक्ति। इसकी सैन्य शक्ति मैंने आपको अभी बताया कि बाबर की आर्मी जो थी ना, वो बहुत अच्छी आर्मी थी। बाबर की आर्मी बहुत अच्छी थी, इसकी सैन्य शक्ति, है ना? चलिए, अगर हम बात करें उसकी धार्मिक सहनशीलता की, तो धार्मिक सहनशीलता सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा है, वो की जाती है अकबर की। अकबर की धार्मिक सहनशीलता दोस्तों बहुत अच्छी थी। अकबर की धार्मिक सहनशीलता बहुत अच्छी थी। चलिए, अब बाबर के बारे में कुछ फैक्ट हम जानते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बाबर ने 1507 ईस्वी में क्या किया था? बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की। पहला एक ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले किसी शासक ने, तैमूर शासक ने नहीं धारण की थी। दूसरा पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया तथा तोपों का इस्तेमाल किया। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? तो बच्चों तोपों का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने किया था, आप ध्यान में रखिएगा, तोपों का। इसके बाद बाबर की युद्ध नीति कौन-सी थी? तो ये थी तुगलमा नीति। मैंने अभी आपको बताया ये तुगलमा नीति से ही क्या करता था? सेना को घेरता था। तीसरा देखिएगा, बाबर की अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दोस्तों दी गई थी। बाबर को इसकी उदारता के लिए किसकी किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी, उसकी उदारता के लिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। उस्ताद अहमद और मुस्तफ़ा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के मुख्य निशानेबाज थे। दोस्तों ये 2 निशानेबाज थे बाबर के पास में और इन्हीं दोनों निशानेबाजों ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया, उसमें इन दोनों लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। हिंदुस्तान में दोस्तों मुसलमानों पर तमगा नाम का एक टैक्स लगता था, लेकिन जब मुगल सल्तनत यहाँ पर बनी, बाबर ने उसका मुगल सल्तनत को स्थापित किया, तो बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक टैक्स से मुक्त कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तमगा नामक टैक्स से किसको मुक्त किया था? बाबर ने मुक्त कर दिया था। यहाँ पर आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना? चलिए, अब देखिएगा जरा, इसके बाद अगला देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। मैंने आपको अभी बताया कि 2 युद्ध बाबर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? इसी के 1 साल के बाद में, यानी कि 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और फिर 1528 की बात करें तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, मेदिनी के पोजीशन में, मेदिनी के साथ में, है ना? और इसके बाद में अगर देखा जाए 2029 में, तो ये अपोजिशन में किसके लड़ा था? घाघरा का युद्ध लड़ा था। और ये चारों युद्ध जो था ना, वो बाबर विजयी हुआ था। ये 2 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला देखिए। अगला है खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों खानवा का जब युद्ध बाबर ने लड़ा, तो बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीता, तो उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि बच्चों यहाँ पर धारण की थी। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की दोस्तों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। चलिए, इसके बाद में क्या किया गया? बाबर के शव को वहीं आराम बाग आगरा में ही दफना दिया गया, लेकिन बाद में फिर उसको खोद के काबुल में दफनाया गया था। तो आपसे एक प्रश्न और भी बनता है कि बाबर का शव पहले कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में। इसके बाद कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि मुगल सल्तनत में एक इकलौता ऐसा राजा जिसका 2 बार क्या हुआ था? 2 बार जो है उसको दफनाया गया, तो वो कौन था? बाबर था। अगला फैक्ट देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा
तुर्की भाषा में लिखी हुई थी, है ना? और इसी आत्मकथा तुर्क यानी कि बाबरनामा को रहीम खान खाना ने इसी को फ़ारसी में अनुवाद किया था और जब इसने फ़ारसी में अनुवाद किया तो इस बाबरनामा का नाम इसने क्या रख दिया था? इस बाबरनामा का नाम इसने रख दिया था तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी इसका नाम रख दिया था। तुजुक-ए-बाबरी। इसका नाम क्या रख दिया? तुजुक-ए-बाबरी इसका नाम दोस्तों रख दिया था। तुजुक-ए-बाबरी। चलिए, तो ये कुछ बाबर से इम्पोर्टेंट दोस्तों फैक्ट थे, जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रखना है। ये जो हमने एमसीक्यूज़ कराए, ये एमसीक्यूज़ हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।